आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ वीट के बारे में। वीट एक महत्वपूर्ण क्रॉप है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हम वीट कल्टीवेशन के क्या क्या बेसिक पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया हैं, उनका विस्तृत चर्चा करेंगे। वीट एक महत्वपूर्ण क्रॉप है और इसे इन जनरल हम ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, लेकिन ये अलग अलग इसके स्पीसीज पाए जाते हैं। इस डिस्कशन में हम वीट का क्या इम्पोर्टेंस है, वीट के कल्टीवेशन में किस तरह के क्लाइमेट अच्छे होते हैं, टेम्परेचर कंडीशन, किस तरह का सोयल आइडियल है, कौन कौन से महत्वपूर्ण वैरायटी हैं जो इंडिया में वीट कल्टीवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, किस किस के सोइंग मेथड से बेहतर हम लोग यील्ड ले सकते हैं गेहूं का, इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग और यील्ड डिस्कशन का मेन पॉइंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीट का कल्टीवेशन कोई किसान है क्यों करता है। तो जैसे आप जानते हैं कि सारा वीट है, इससे जो फ्लोर बनता है, आटा बनता है, उससे रोटी बनता है। ठीक है, रोटी है जो रेगुलर हम खाते हैं, इस तरह के चपाती बनता है उससे न्यूट्रिशन के लिए। तो न केवल इसी पर्पज़ के लिए, लेकिन इसका और क्यों कल्टीवेट किया जाता है उसको समझते हैं। तो वीट का इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान जाना चाहिए कि गेहूं है ये वर्ल्ड का नंबर 1 क्रॉप है, नंबर 1 क्रॉप है वर्ल्ड का। इसके अतिरिक्त यदि पूरे संसार के हिसाब से देखें तो संसार में दूसरे नंबर पे आता है राइस, जबकि यदि इंडिया में हिसाब से देखें, इंडिया के हिसाब से तो नंबर 1 कौन सा है, वीट तो आता है दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आता है राइस का। तो यदि क्रॉप का महत्वपूर्ण हिसाब से कहें, सबसे ज़्यादा कोई क्रॉप पूरे संसार भर में लगता है तो वो वीट है। मैक्सिमम जगह में इसे स्टेपल फूड के रूप में खाया जाता है। स्टेपल फूड यानी कि लगभग पूरे संसार भर का, खास करके वेस्टर्न कंट्री का। वेस्टर्न कंट्री यानी कि कौन कौन से, यूरोप हैं, फ्रांस हैं, इन सारे कंट्री का स्टेपल फूड ये गेहूं ही है। यदि हम इसका सिग्निफिकेंस, यदि इसके हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से ये पता चलता है कि गेहूं ही है जो फर्स्ट क्रॉप है जो कल्टिवेटेड हुआ। दिस इज द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप। और दूसरा क्या था, बार्ले। तो पहला ये क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, हमने हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में देखा था। बहुत ही पुराने समय से इसका कल्टीवेशन है वो होते चला जा रहा है। क्या क्या बनता है, इस तरह से चपाती बनता है, ये कॉमन बात है। साथ ही से पूरी भी बनता है। पूरी के साथ में साउथ इंडिया में उपमा बनता है। उपमा किससे बनता है, कुकड फ्रॉम द सूजी या फिर रावा से या सूजी से उपमा बनने का कार्य होता है। तो थोड़े से कहानी लाइन भी आपको याद रखना है। इसी गेहूं के आटे से और क्या चीज़ बनते हैं, तो इससे बनते हैं ब्रेड बनते हैं, फ्लेक्स बनते हैं, बिस्कुट बनते हैं। तो ये सारे चीज़ें इसके प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब बाद में ये गेहूं से, फ्लोर से तो ये प्रोडक्ट बने, इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में इसका इफ्ट्रा आता है। और इस इफ्ट्रा का क्या उपयोग होता है, कैटल फीड में आता है। कैटल फीड में टूटे हुए जो ग्रेन है ना, इसे भी जब ये ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए होते हैं, तब पर भी इसे कैटल को खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। अब इसी में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे जैसे इस तरह से फ्लोर बना गेहूं के दाने से और इस तरह से इसे फेंटते हैं। बेसिकली जो गेहूं के फ्लोर है, वीट फ्लोर है, इसमें एक खासियत होती है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन का नाम है ग्लूटेन। वैसे तो कई प्रोटीन है, लेकिन ये ग्लूटेन प्रोटीन है, ये मुख्य प्रोटीन है। इससे क्या होता है कि ग्लूटेन प्रोटीन होने की वजह से ये जो ये है आटा इससे जो बनता है, तो इससे क्या होता है कि रोटी बढ़िया से फूलता है। आप चावल की रोटी नहीं फूलते देखेंगे, लेकिन ग्लूटेन की वजह से, गेहूं में ग्लूटेन होता है इसलिए ये प्रॉपरली फूलता है।
इसे हम कहते हैं चपाती मेकिंग प्रॉपर्टी। चपाती मेकिंग प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है? ग्लूकोटेन की वजह से। इसको आपको 5 स्टार देना चाहिए क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी ग्लूटेन की वजह से ब्रेड भी बनता है। तो जो ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टी है, ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टी है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ग्लूटेन की वजह से। तो ग्लूटेन के लिए ध्यान रखना चाहिए ग्लूटेन जो है बेकिंग के लिए महत्वपूर्ण एक तरह का कंटेंट है कि ग्लूटेन होना चाहिए। तो ग्लूटेन की वजह से ही बेसिकली ये बढ़िया से फूलता है और ब्रेड बन पाता है। इसी में ही हम देखते हैं कि ओवरऑल प्रोटीन है, प्रोटीन कितना होता है? 8 to 15% प्रोटीन होता है। लेकिन यदि स्पेसिफिकली जितने भी प्रोटीन होते हैं उसका 15 to 50% है, वो क्या होता है? ग्लूटेन प्रोटीन होता है। ग्लूटेन कितना होता है? 15 to 50% तक। और ग्लूटेन की वजह से ही गेहूं के आटे से अच्छे से ब्रेड बनता है, रोटी बनता है। अब दूसरी इसकी एक बात और करते हैं, गेहूं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि सारे संसार भर में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया और गरीबी दूर की गई, खाने की समस्या दूर की गई। तो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट रहा है गेहूं, व्हीट। इंडिया इंटरनेशनल लेवल में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर N.A. बोरलाग ने किया तब भी इसका हिस्सा था, और इंडिया में नेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसका शुरुआत डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने किया, तो पर भी इसका हिस्सा कौन था? गेहूं था। गेहूं एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब जब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है हर इंसान को खाना मिले, एश्योर रहे कि उसको भोजन मिलेगा। तो जो फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम चला इंडिया का और इंटरनेशनल लेवल का, उसमें भी व्हीट है, गेहूं है, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए किसान है वो खेती करता है और सरकार इसको प्रमोट करता है। आगे हम बात करेंगे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हीट कि यदि हम देखते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि पूरे संसार लेवल में गेहूं का क्या स्टेटस है। तो संसार के हिसाब से देखें तो ये क्या है? ये नंबर 1 क्रॉप है, नंबर 1 क्रॉप है। दूसरे नंबर पे राइस आता है। और इसी के तुलना में यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में लगभग 12% गेहूं है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया करता है। 12% जो गेहूं का प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया करता है। अब यदि हम पूरे संसार भर के हिसाब से देखें कि कौन पहला कौन दूसरा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया है। इंडिया है वो दूसरे नंबर पे है। किस हिसाब से दूसरे नंबर पे है? प्रोडक्शन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। और जो है चाइना है, ये पहले नंबर पे है प्रोडक्शन के हिसाब से। तो प्रोडक्शन के हिसाब से क्या स्टेटस रह गया है कि चाइना पहले है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। लेकिन इसी की तुलना में कहें कि प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कहें तो यूएसए है, ये यूएसए यील्ड के मैटर में सबसे नंबर 1 है। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका है बढ़िया से मैनेज करता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का, तो इंडिया का एवरेज प्रोडक्टिविटी, इंडिया का एवरेज यील्ड है वो लगभग कितना होता है? 25 कुंटल पर हेक्टेयर है। 25 कुंटल, 25 कुंटल। केजी में कहें तो लगभग कितना हो जाएगा? 2500 केजी पर हेक्टेयर। ये इसका एवरेज यील्ड है। लेकिन गेहूं का उत्पादन के हिसाब से देखें तो कौन सा स्टेट सबसे हाईएस्ट है? हाईएस्ट में उत्तर प्रदेश है। हाईएस्ट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का है और एरिया भी हाईएस्ट यहीं का है। हाईएस्ट एरिया गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का ही है। अब जैसे व्हीट है वो मुख्य तौर का एक फूड ग्रेन है,
तो फूड ग्रेन में जितना भी फूड ग्रेन है उसका लगभग 33% यानी कि 1/3 है वो किसका कंट्रीब्यूशन होता है, गेहूं का। बाकी क्या किससे होते हैं, बाकी होते हैं किससे, वो चावल है, मेज है, पल्सेस है। अब बात करते हैं पंजाब का। पंजाब का हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, हाईएस्ट यील्ड है, कितना है लगभग, हाईएस्ट यील्ड है इसका 43 कुंटल पर हेक्टेयर। आप देखो देश का एवरेज है 25 कुंटल और पंजाब का हाईएस्ट है 43 कुंटल। तो ये 43 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, कुंटल में। तो ये आपको याद रखना है। केजी में आप कहेंगे तो 4300 केजी पर हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वेट। देखिए टोटल ओवरऑल देखें तो वीट के स्पीसीज की बात करें तो अब तक लगभग 18 टाइप के स्पीसीज देखे गए हैं, लेकिन 18 टाइप के स्पीसीज जिनका जिक्र मिलता है केवल 3 तरह के स्पीसीज हैं जो इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट है और कल्टीवेट किए जाते हैं। इनमें पहला है कॉमन ब्रेड। कॉमन ब्रेड वीड है, इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। यही सबसे मेन वीट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, 5 स्टार देके चला। ट्रिटिकम एस्टिवम इसी का ही मुख्य खेती होता है। लगभग 87% गेहूं जो उत्पादन होता है टोटल उसका 87% है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और प्रोडक्शन के हिसाब से 87%, और जो टोटल एरिया है उसका लगभग 90% एरिया है वो इसी के अंतर्गत आता है, 90%। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर का गेहूं है वो है मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट कहते हैं। इसे पास्ता वीट भी कहते हैं क्योंकि ये पास्ता बनाने के काम आता है। सेवैयां वीट भी कहते हैं क्योंकि इससे सेवैयां बनते हैं, वर्मिसेली बनता है। इसे बॉटनिकली ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। ये दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण ये वीट का स्पीसीज है, गेहूं का प्रजाति है। इससे टोटल गेहूं उत्पादन का 12% इससे आता है, ट्रिटिकम ड्यूरम से। अब हम बात करते हैं कि गेहूं उत्पादन का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है डाइकोकम या इमर वीट से। इसे हम ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं बॉटनिकली। तो इस तरह से इनके बारे में जानिए। ये ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं पूछा जा चुका है कि पंजाब एडीओ 2017 में पंजाब एडीओ 2017 में पूछा गया है, तो इसे याद रख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। जिस किसी भी एग्जाम में आता है मैं पूछूंगा, जब बताऊंगा आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बीएचयू के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आपको एक एक करके ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेट बेस्ड ऑन द क्रोमोजोम नंबर के आधार पे। जैसे गेहूं का पौधा है तो गेहूं के पौधे का जो सेल होता है, सेल के अंदर क्रोमोजोम होता है, तो कितने सारे क्रोमोजोम हैं तो इसके आधार पे अलग अलग गेहूं के स्पीसीज होते हैं। तो पहला स्पीसीज है डिप्लॉयड स्पीसीज, दूसरा स्पीसीज है टेट्राप्लॉयड, और तीसरा है हेक्साप्लॉयड। हेक्सा यानी कि 6। तो जब 6 पेयर होते हैं तो इसे हेक्साप्लॉयड कहते हैं। और जब टेट्राप्लॉयड का मतलब होता है 4 की जोड़ी में, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 की जोड़ी में। तो जितने भी क्रोमोजोम होते हैं, जैसे हेक्साप्लॉयड की बात करता हूं, इसका देखिए इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम होते हैं। जब ये 6 की जोड़ी में पाए जाएंगे, 6 पेयर में 6 की जोड़ी में पाए जाएंगे, और टोटल 7 टाइप के ग्रुप होंगे, तो टोटल कितना क्रोमोजोम हो जाएगा 42। तो जब ये 6 के जोड़ी में पाए जाएंगे तो इस तरह के स्पीसीज को हेक्साप्लॉयड कहते हैं। लेकिन जो टेट्राप्लॉयड होते हैं इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम 4 की जोड़ी में पाए जाते हैं, इन्हें टेट्राप्लॉयड यानी कि 4x कहते हैं। और जो है डिप्लॉयड में क्या होते हैं,
दो दो की जोड़ी में पाए जाते हैं इस तरह से, तो इसे क्या कहते हैं 2x कहते हैं। 2x और 2n एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन 2n होता है जोड़ी और 2x होता है पोलाइडी। अब जैसे हम गेहूं की कई स्पीसीज देखेंगे, जैसे हम लोग जो ट्रिटिकम एस्टिवम कह रहे थे, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे हम ब्रेड वीट कहते हैं, वो क्या है बेसिकली हेक्सापोलाइड है। इनमें क्रोमोजोम इस तरह से 6 की जोड़ी में 7 पेयर होते हैं, क्योंकि टोटल 21 पेयर हैं, तो टोटल जो क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, टोटल क्रोमोजोम 42। जब 2n है वो क्या है 21 है, तो n कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी में आपको एक और स्पीसीज है हेक्सापोलाइड का, यह है ट्रिटिकम स्पेल्टा, और ये भी हेक्सापोलाइड है। ये भी पंजाब एडीओ में पूछा गया था, पंजाब एडीओ 2017 में पूछा गया था। तो इस तरह से याद रखना है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ टेट्रापोलाइड का एग्जाम्पल ड्यूरम वीट है और डाइकोकम है। हम जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बेसिकली यूजफुल होते हैं, एक तो एस्टिबम है ये यूज होता है, डाइकोकम है ये यूज होता है, और ड्यूरम है ये यूज होता है। तो इनमें से भी आपने देख लिया कि एस्टिबम तो हेक्सापोलाइड है, ड्यूरम टेट्रापोलाइड है, और डाइकोकम है ये भी टेट्रापोलाइड है। अब आता है डिप्लॉयड में मोनोकोकम आता है, इसका कल्चर नहीं होता, इसका कल्टीवेशन इंडिया में नहीं होता। इसी में हम पहले बात करते हैं ब्रेड वीट या कॉमन वीट, जिसे हम साइंटिफिकली बॉटनिकली ट्रिटिकम एस्टिबम कहते हैं। इस तरह का दिखता है। इससे जैसे मैंने बताया कि बाय नेचर ये हेक्सापोलाइड है, यानी कि इसका जो टोटल क्रोमोजोम है वो 6x की जोड़ी में रहते हैं। हेक्सापोलाइड का मतलब होता है 6 की जोड़ी में रहते हैं, और ये पूरा होल इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। होल इंडिया इसे कल्टीवेट करता है, कल्टीवेटेड इन द होल इंडिया, पूरे संसार पूरे इंडिया भर में कल्टीवेट होता है। और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ द वीट, गेहूं का सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 87% वीट जो है कहां से आता है, इसी ब्रेड वीट से आता है, ब्रेड वीट से आता है। यदि इंडिया के हिसाब से देखें तो ब्रेड वीट का कल्टीवेशन पूरे सारे जगह होता है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया ये मुख्य तौर पे इसी की ही खेती करता है। साथ ही साथ में सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया का भी बात करें तो यहाँ पे भी सेंट्रल में और साउथ में भी इसी की खेती होती है। अब ये है डॉक्टर एनी बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई बोरलाग क्या है, इन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं पूरे संसार भर में। इंडिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, और वर्ल्ड में इन्हें। मैंने बताया था कि इन्होंने कई सारे ड्वार्फ वैरायटी पैदा किए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कौन सा, सोनोरा लर्मा रोजो, सोनोरा 64, ये सारे। तो बेसिकली इन्होंने जो वैरायटी पैदा किया था वो इसी से किया था, ट्रिटिकम एस्टिबम को लेकर के। और ये कहाँ काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग एट ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट रिसर्च है मैक्सिको पे, वहां पे। तो ये सारे वैरायटी जैसे मैंने कहा सोनोरा 54, सोनोरा 53, लर्मा रोजो, ये सारे के सारे वैरायटी ये ट्रिटिकम एस्टिबम के वैरायटी थे, इसी स्पीसीज के। और इन सब को इन्होंने डेवलप किया। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्सिकन हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे ड्वार्फ वैरायटी थे। और ड्वार्फ क्यों था, क्योंकि इनमें एक स्पेशल जीन था, नॉरिन 10 नाम का जीन था, इसकी वजह से ये पौधे सारे छोटे होते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यही जो सारे के सारे जो ड्वार्फ वीट हैं, यही भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन में पार्ट लिए, इन्हीं का उत्पादन खूब हुआ। ये हाई यील्डिंग वैरायटी थे, ड्वार्फ वैरायटी हुआ करते थे। अभी भी इनका कल्टीवेशन होता है। और इसका ट्रिटिकम एस्टिबम
जिसका क्रोमोजोम 6 है, हेक्सापोलाइड है, इसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई थी? कई सारे स्पीसीज को क्रॉस करा के, तो एक तरह का यह इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है। ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना ए, बी, डी, इस तरह से इसका सेट था। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? 6x हो गया। ये सेटिंग था। ये प्लांट ब्रीडिंग में ये चीजें समझ में आती है। ये भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है। आगे हम बात करेंगे ड्यूरम व्हीट के बारे में। तो ड्यूरम व्हीट को इन जनरल साउथ इंडियन गेहूं कह दिया जाता है। साउथ इंडिया में मेन कल्टीवेशन करते हैं इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम ड्यूरम है। और इससे इस तरह से सूजी बनता है, और सूजी से फिर क्या बनता है? उपमा बनता है। साथ ही साथ इससे और क्या क्या चीज़ें बनता है? तो मैक्रोनी है, वो बनता है, मैक्रोनी बनता है। साथ में स्पेगेटी बनता है, वर्मिसेली या नूडल है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नूडल है, ये भी किससे बनते हैं? इसी से। अब ट्रिटिकम ड्यूरम साउथ इंडियन व्हीट है, न केवल साउथ इंडिया में इस एरिया में, साथ ही साथ में इस सेंट्रल रीजन में भी इसका कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया का ये गेहूं है, इसकी अपनी एक समस्या है। समस्या यह है कि इसमें रस्ट का अटैक आसानी से हो जाता है। रस्ट का अटैक आसानी से हो जाता है। कई सारे इसके वैरायटी हैं। वैरायटी में दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है जयराज और दूसरा है मालविका। ये दोनों वैरायटी इसी के हैं। टोटल जो है 12% व्हीट प्रोडक्शन है, वो यही होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीट है भारत के हिसाब से। देखें, इसका क्रोमोजोम के हिसाब से देखें तो ये टेट्रापोलाइड है। और टेट्रापोलाइड का मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 की जोड़ी में पाए जाते हैं टोटल जो क्रोमोजोम होते हैं वो। तो ये क्या है? टेट्रापोलाइड है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तीसरे नंबर का वीट होता है इमर वीट। इसे डाइकोकम वीट कहते हैं, इसे ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं बॉटनिकली। ये बेसिकली केवल 1% है, ये टोटल वीट का कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कुछ जगहों में कल्टीवेट इसे जरूर करते हैं। खास करके यदि हम देखा जाए तो तमिलनाडु एरिया है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात का ये हिस्सा है। इन जगहों में इसका कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। और ये नेचर के हिसाब से क्या है? ये भी टेट्रापोलाइड है। टेट्रापोलाइड का मतलब होता है 4x है, 4 की जोड़ी में पाया जाता है। इससे भी उपमा बनाने का काम होता है, उपमा बनता है इससे भी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कई सारे अदर वीट स्पीसीज भी हैं। जैसे एक है इंडियन ड्वार्फ वीट, इसे ट्रिटिकम स्फेरोकोकम कहते हैं। अब इसका लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से इसका कल्टीवेशन है वो भी लगभग अब नहीं होता। कल्टीवेशन अब इसका ठप पड़ गया है। कभी कभी हल्का फुल्का एमपी है, यूपी है, इन जगह में इसे कल्टीवेट करते थे। लेकिन ट्रिटिकल वुल्गेयर तो अब लगभग इसका कल्टीवेशन नहीं के बराबर है। छोटे मोटे जगह में हल्का फुल्का करते हैं, अदरवाइज इसका कल्टीवेशन नहीं करते। अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ व्हीट। गेहूं का ओरिजिन के मैटर में क्या कहानी है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानता है कि गेहूं ही फर्स्ट क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन हुआ था। फर्स्ट क्रॉप कल्टीवेटेड एंड डोमेस्टिकेटेड, पहला क्रॉप है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया जंगल से लाके और फिर इसे कल्टीवेट किया गया। यदि ओरिजिन के हिसाब से देखें तो ये इंडिया है, और ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं हम, जैसे ये पूरा एशिया है, एशिया का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस वाले रीजन को कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं।
और खास करके इस एरिया जो क्लोजर है टर्की, तो इस वाले प्लेस को ओरिजिन स्थल मानते हैं गेहूं का। ये है ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया, जबकि राइस के लिए ये वाला एरिया है साउथ वेस्ट एशिया। तो परीक्षा में क्या आएगा कि गेहूं का ओरिजिन स्थल कौन सा है? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, खास करके टर्की। कई लोगों ने इसी का क्लोजर जगह है एबिसिनिया, इसको मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है एबिसिनिया है, खास करके वेबिलो जो कि पहले के सेंटर ऑफ ओरिजिन क्रिएट करने वाले थे। ज्यादातर वीट का हिस्ट्री से पता चलता है कि जो गेहूं हम लोग कल्टीवेट करते हैं वो या तो हेक्सापोलाइड होते हैं या तो फिर वो टेट्रापोलाइड होते हैं। तो आपने देखा कि ज्यादातर यही कल्टीवेट होते हैं, लेकिन इन सब का जो ओरिजिन है ये कैसे आए? हेक्सापोलाइड ट्रिटिकम एस्टिबम है, ये आया बेसिकली किससे आया था? ये आया था जो पहले के डिप्लॉयड थे, डिप्लॉयड जिसका हम कल्टीवेशन नहीं करते, इसी डिप्लॉयड से हेक्सापोलाइड या टेट्रापोलाइड आया था। ठीक है, इसी से हेक्सापोलाइड और टेट्रापोलाइड आया। अब हम बात करते हैं रिसर्च का। तो रिसर्च के हिसाब से देखें तो गेहूं का इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च है वो कहां पे होता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च यहां पे होता है। इस जगह में मैक्सिको है और ये सेंटर अमेरिका में पड़ता है। इस जगह में सिमिट नाम का जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां पे इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च होता है। जबकि इंडिया के इस जगह में इसे कहते हैं करनाल, करनाल पड़ता है हरियाणा में, और इस जगह में बेसिकली रिसर्च होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च के नाम से संस्था है। इस जगह में इसका रिसर्च होता है। तो दोनों का लोकेशन भी याद रखो।